हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सॉलिड स्टेट के इस लेक्चर में आज का जो टॉपिक है, इसे समझने के लिए आपको इसके पहले का लेक्चर देखना अनिवार्य है, तभी आपको यहाँ पर सभी टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आएंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें आरस समीकरणमिति दोष, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहां पर याद रखेगा, आरस समीकरणमिति का मतलब है कि जब क्रिस्टल की रस समीकरणमिति में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं आरस समीकरणमिति दोष। और रस समीकरणमिति का मतलब क्या होता है ये आपको बताया गया। जैसे कि मान लीजिए किसी क्रिस्टल में धनायन आपको दिए गए हैं 10, इसके अलावा ऋणायन दिए गए हैं 10। तो अगर इनका हम लोग अनुपात ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए 10:10 यहाँ पर कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। और दोष के बाद मान लीजिए यहाँ पर क्रिस्टल में धनायन कितने हो गए हैं, 9, यानी कि एक धनायन यहाँ से निकल गया। इसके अलावा एक ऋणायन मान लीजिए यहाँ से निकल गया, तो इसमें कितने हो गए, 9। तो अगर अब इनका अनुपात हम लोग ज्ञात करेंगे तो ये कितना आएगा, 1:1, यानी कि दोष के पहले और दोष के बाद दोनों में धनायन और ऋणायन का अनुपात जो है समान है। तो इसका मतलब यहाँ पर होता है कि रस समीकरणमिति बनी हुई है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो है दोष के पहले और दोष के बाद जो है धनायन और ऋणायन का अनुपात जो है कभी भी बराबर नहीं होगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि दोष के पहले और दोष के बाद जो है धनायन और ऋणायन का अनुपात जो है वो परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो रस समीकरणमिति है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं आरस समीकरणमिति दोष। यानी कि अगर आप लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि जिन दोषों के कारण क्रिस्टल की रस समीकरणमिति में परिवर्तन हो जाता है उसे हम लोग आरस समीकरणमिति दोष कहते हैं। और इसके बारे में आपको बताया गया है कि ये जो है कई प्रकार का होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य का मतलब धनायन की अधिकता। तो इसे जो है आप दो प्रकार से समझ सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर धातु आधिक्य का मतलब धनायन आधिक्य, धनायन आधिक्य, या फिर इसे आप दूसरे प्रकार से समझ सकते हैं ऋणायन न्यूनता, ऋणायन न्यूनता। तो अभी आपको बताया गया धातु आधिक्य का मतलब होता है धनायन की अधिकता। तो या तो हम लोग धनायन बढ़ा दें इसमें, यानी कि धनायनों की अधिकता हो जाए, या फिर ऋणायन कम कर देंगे। अगर ऋणायन कम होंगे तब भी वहां पर धनायन जो है वो अधिक हो जाएंगे। तो इससे आप जो है दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक धनायन आधिक्य के द्वारा और दूसरा जो है यहाँ पर ऋणायन न्यूनता के द्वारा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, धनायन आधिक्य के द्वारा जो है किस प्रकार से धातु आधिक्य दोष आप समझ सकते हैं। तो धनायन आधिक्य के लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको दिया गया है ZnO, इसका मतलब होता है जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड कैसे बनता है, इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि जो जिंक होता है यानी कि जो Zn होता है, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। जिंक जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। जब 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है तो इसमें बनता है Zn2+। यहाँ पर ये जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है तो क्या बनता है, Zn2+। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन होता है ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है यहाँ पर ये ऑक्सीजन। तो इसमें ये बन जाता है O2- इस प्रकार से। और इसके बाद ये दोनों मिलकर यहाँ पर बनाते हैं आपका ZnO, जिसे हम लोग बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जब जिंक ऑक्साइड को हम लोग गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर जो Zn है ये तो बदल जाता है Zn2+ में, यानी कि अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाता है Zn2+ में। लेकिन जो O है यानी कि जो ऑक्सीजन है ये इस फॉर्म में ना जाकर ये यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है। और जब ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, यानी कि O, यानी कि इसी फॉर्म में रहेगा। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख दीजिए O2 और यहाँ पर लग जाएगा हाफ, इस प्रकार से। तो यहाँ पर होता क्या है, ध्यान दीजिए, जब जिंक ऑक्साइड को हम लोग गर्म करते हैं तो इसमें Zn जो है ये 2+ यानी कि Zn2+ में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो O था ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है और यहाँ पर अपनी ओरिजिनल फॉर्म यानी कि ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस जो है उड़ जाएगी। और जब ऑक्सीजन गैस उड़ जाती है तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, Zn2+, यानी कि यहाँ पर क्या बच गया, धनायन बच गया। तो जब धनायन यहाँ पर बच जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्रिस्टल में जो है धनायनों की
अधिकता हो जाएगी। तो इससे यहाँ पर जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं धातु आधिक्य दोष। और ये किसके कारण होता है? धनायन आधिक्य के कारण, यानी कि धनायनों की अधिकता के कारण। यहाँ पर जो ये दिया गया है इसे हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोग याद रखेगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हमेशा दो बातों के लिए उत्तरदायी होता है, एक विद्युत धारा, दूसरा कलर यानी कि रंग के लिए। आप लोग याद रखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है ये दो बातों के लिए उत्तरदायी होता है, एक तो विद्युत धारा और दूसरा यहाँ पर कलर यानी कि रंग के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो ZnO है इसका जो है कमरे के ताप पर जो रंग होता है वो होता है सफ़ेद। जब इसे हम लोग गर्म करते हैं और इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है तो फिर इसका कलर जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दो बातों के लिए उत्तरदायी होता है, एक विद्युत धारा के लिए, दूसरा रंग यानी कि कलर के लिए। तो आप इसमें बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर जो जिंक ऑक्साइड है इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और जब इसे हम लोग गर्म करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो सिंबल दिया गया है ये गर्म करने का सिंबल है, तो जब इससे हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसमें से जो है ऑक्सीजन निकल जाती है और इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और अब यहाँ पर क्रिस्टल में जो है Zn2+ का आधिक्य हो जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, Zn2+ का आधिक्य हो जाएगा तो यहाँ पर जो है धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। तो अब ध्यान दीजिए आप इसकी लैंग्वेज किस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें कि कमरे के ताप पर ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड का रंग जो है वो सफ़ेद होता है और गर्म करने पर, यानी कि जब इसे हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसमें से जो है ऑक्सीजन निकलती है तथा यह जो है पीले रंग का हो जाता है। अब क्रिस्टल में जो है Zn2+ का यहाँ पर आधिक्य हो जाता है, यानी कि इसमें धनायन जो है बढ़ जाते हैं। इसके अलावा Zn2+ और इसके अलावा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दोनों जो है अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है क्योंकि इसमें जो है धनायनों की अधिकता हो जाती है। इसके अलावा इस समीकरण को आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ZnO प्रयोग किया गया था, अगर यहाँ पर इसकी मात्रा हम लोग 2 ले लें यानी कि 2ZnO, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इसे हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यहाँ पर हो जाएगा 2Zn2+ इतना बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए थे अब वहाँ पर कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर जो हाफ O2 लिखा गया इसे आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं O2, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस जो है बाहर निकल जाएगी तो यहाँ पर जो है धनायनों की अधिकता हो जाएगी। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इस समीकरण को लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका अगला पॉइंट यानी कि ऋणायन न्यूनता। ऋणायन न्यूनता का मतलब है जब यहाँ पर ऋणायन कम होंगे तो भी यहाँ पर जो है धनायनों की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो ऋणायन न्यूनता, इसके लिए आप ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर NaCl क्रिस्टल लिया गया है, ये एक NaCl क्रिस्टल हो जाएगा। इस क्रिस्टल में ध्यान दीजिए Na+Cl- इस प्रकार से जो है जुड़े होंगे, Na+, फिर इसके बाद Cl-, फिर इसी प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला होगा Cl-, Na+। यहाँ पर आप इसका पैटर्न एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। Cl-, फिर हो जाएगा Na+, इसके बाद फिर यहाँ पर होगा Na+, Cl-, Na+, यहाँ पर Cl-, इसके बाद यहाँ पर Cl-, Na+, Cl-, Na+। इस प्रकार NaCl क्रिस्टल में जो है Na+ और Cl- जो है वो संबंधित रहते हैं यानी कि जुड़े रहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका NaCl क्रिस्टल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इस क्रिस्टल के ऊपर हम लोग यहाँ पर जो है क्षार धातु या फिर आप बोल सकते हैं सोडियम की वाष्प प्रवाहित करते हैं, सोडियम की वाष्प। तो जब यहाँ पर सोडियम की वाष्प प्रवाहित की जाती है तो जो सोडियम होता है यानी कि जो Na है इसकी प्रकृति जो होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रकृति होती है यहाँ पर सोडियम की। तो जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बनेगा? Na+
प्लस आयन बन जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया कि जब यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग सोडियम की वाष्प प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो सोडियम है इसकी प्रकृति जो होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। तो जब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na+ आयन बन जाएगा। और ये Na+ आयन जो है वो इस क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसको समझने के लिए इसका एक और फिगर ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इसका अगला फिगर यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिए। इसमें मान लीजिए उसी प्रकार से यहाँ पर जो है Na+ Cl-, इसके बाद Na+ Cl-, फिर यहाँ पर होता है Cl-, Na+ Cl-, यहाँ पर हो जाएगा Na+, इसके बाद Na+ Cl-, Na+, फिर यहाँ पर Cl-, और यहाँ पर हो जाएगा Cl-, Na+, Cl-, और यहाँ पर Na+, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर ये सोडियम जो है ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। तो अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर इसकी सतह पर तो जम जाएंगे आपके Na+ आयन। तो यहाँ पर जो है इसमें से ये जो Cl- दिया गया है यहाँ से ये जो है विसरित हो जाएगा। विसरित होने का मतलब यहाँ से ये निकल जाएगा, और यहाँ से निकल कर जो है यहाँ पर जो आपको बताया गया था यहाँ पर क्या प्रवाहित की गई थी, सोडियम की वाष्प। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने सोडियम की वाष्प को प्रवाहित किया था तो यहाँ पर क्या बन गया था, Na+, और इसमें से इलेक्ट्रॉन जो था वो बाहर निकल गया था। तो जो यहाँ से Cl निकलेगा वो Cl यहाँ से निकल कर जो है इसके साथ आके जुड़ जाएगा, यानी कि इसके साथ जो यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। तो जब इसके साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या बन गया, NaCl बन गया। इसके अलावा यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया था वो इलेक्ट्रॉन जो है इसकी जगह पर आ जाएगा, यानी कि इस जगह पर क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पर जिस स्थान पर ये इलेक्ट्रॉन आया है इस स्थान को हम लोग बोलते हैं F केंद्र। इससे बोला जाता है F केंद्र। यहाँ से Cl जो है विसरित हो गया, यानी कि बाहर निकल गया, और ये Na+ के साथ बॉन्ड बनाकर क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो ये Na+ बना था ये इस Cl- को आमंत्रित करता है, क्योंकि ये धनात्मक है और ऋणात्मक है, तो ये इस Cl- को अपनी ओर आमंत्रित करता है। तो ये यहाँ से निकल कर यहाँ पर आएगा और जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। और यहाँ पर ये स्थान खाली हो जाएगा तो इसकी जगह पर ये इलेक्ट्रॉन जो है आकर इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर जिस स्थान पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है इसे हम लोग बोलते हैं F केंद्र। ये आप लोग याद रखिएगा, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है F केंद्र। और यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि पहले इसका कलर जो होता है, यानी कि जो NaCl क्रिस्टल लिया गया था पहले इसका कलर होता है सफ़ेद, और इसके बाद इस क्रिया के बाद इसका कलर जो होता है वो हो जाता है हल्का पीला। यहाँ पर अभी आपको बताया गया था कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी प्रकृति क्या होती है, एक तो विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होता है, विद्युत धारा। इसके अलावा दूसरा बताया गया था रंग, यानी कि कलर के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसका कलर सफेद से कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। इसके अलावा इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, F केंद्र बोलेंगे। और इसे F केंद्र क्यों कहते हैं, यहाँ पर जो ये F शब्द आया है इसका मतलब होता है फर्बेनजेंटर। याद रखिएगा, फर्बेनजेंटर, जिसका मतलब होता है रंग। यहाँ पर ये जो है ये जर्मन शब्द है, यहाँ पर फर्बेनजेंटर जो लिखा गया ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है रंग। इसीलिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, F केंद्र, क्योंकि इसका कलर जो है वो सफ़ेद से कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इसे हम लोग बोलते हैं F केंद्र। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि जो सोडियम क्रिस्टल था, यानी कि जो NaCl क्रिस्टल था, जब इसके ऊपर हम लोग सोडियम की वाष्प यहाँ पर प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम आयन, यानी कि Na+ आयन बनता है। ये आयन जो है इस Cl- को आमंत्रित करता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर होता है क्या, यहाँ से Cl निकल जाता है और यहाँ पर ये बन जाता है NaCl। इसके अलावा यहाँ पर जो स्थान खाली होता है इसकी जगह पर ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, F केंद्र बोलते हैं।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें से जब Cl माइनस यहाँ बाहर निकल गया, तो जब Cl माइनस बाहर निकल गया तो इसका मतलब इसमें क्या बढ़ गए, Na प्लस। इसीलिए बताया गया था ऋणायन न्यूनता, यानी कि जब इसमें हम लोग ऋणायन कम करते हैं तब भी यहाँ पर क्या बढ़ जाते हैं, हमेशा धनायन बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कैसा दोष होगा, धातु आधिक्य दोष, क्योंकि यहाँ पर जो है धनायन बढ़ गए हैं और यहाँ से ऋणायन जब निकल जाएगा तो इसमें ऋणायनों की कमी हो जाएगी, इसीलिए इसे बोला जाता है ऋणायन न्यूनता। तो इसमें आप किस प्रकार से लिखेंगे, इसके लिए ध्यान दीजिए। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि जब NaCl के क्रिस्टल को क्षार धातु यानी कि सोडियम की वाष्प में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं, यानी कि जो क्रिस्टल दिया गया था इसकी सतह पर जो है ये सोडियम परमाणु जम जाते हैं और Cl माइनस जो है वो क्रिस्टल की सतह से विसरित हो जाते हैं, यानी कि इसकी सतह से बाहर निकल जाते हैं और Na परमाणुओं के यानी कि सोडियम परमाणुओं के साथ मिलकर जो है NaCl देते हैं। यहाँ से Cl निकल जाता है और यहाँ पर क्या देते हैं, NaCl देते हैं। ऐसा जो है Na प्लस यानी कि सोडियम आयन प्राप्त करने के लिए जो सोडियम परमाणु था इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाने से होता है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया था कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो ये Na प्लस आयन बनता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है इसमें कि Na प्लस आयन प्राप्त करने के लिए सोडियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त हो जाने से होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित कर लेता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ पर इस ऋणायनिक स्थान को जो है अध्यासित यानी कि इसे ग्रहण कर लेता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाने वाली यानी कि जो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था इसके द्वारा यहाँ पर ये स्थान भर दिया गया। तो वही बताया जा रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाने वाली इन ऋणायनिक रिक्तियों को F केंद्र कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, F केंद्र कहते हैं। इससे क्रिस्टल में धातु यानी कि सोडियम का अधिक हो जाता है, क्योंकि Cl बाहर निकल जाएगा तो सोडियम यहाँ पर अधिक हो जाएगा। तो वही यहाँ पर बताया गया कि धातु का अधिक हो जाता है, अतः इसे जो है धातु आधिक्य दोष भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद अगला है धातु न्यूनता दोष। ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो है ऐसे क्रिस्टल जिनमें धातुओं की मात्रा कम होती है उनके द्वारा जो है ये दोष दर्शाया जाता है। याद रखिएगा, जिनमें जो है धातुओं की मात्रा कम होती है उनके द्वारा जो है धातु न्यूनता दोष प्रदर्शित किया जाता है। या फिर आप इसे दूसरे प्रकार से बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप इसमें बता सकते हैं कि यह दोष परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाली धातुओं के यौगिकों जैसे आप इसमें बता सकते हैं FeO, इसके अलावा FeS और इसके अलावा NiO यानी कि निकेल ऑक्साइड द्वारा जो है दर्शाया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि यह दोष जो है परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाली धातुओं के यौगिकों जैसे कि FeO, FeS, इसके अलावा NiO द्वारा जो है दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है निकेल ऑक्साइड द्वारा जो है दर्शाया जाता है। या फिर आप बता सकते हैं कि ऐसे क्रिस्टल जिनमें धातु की मात्रा जो है कम होती है उनके द्वारा जो है ये दोष प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है अशुद्ध दोष। इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि यह दोष जो है किसी बाह्य आयन की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि यह दोष किसी बाह्य आयन की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके लिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक क्रिस्टल लिया गया है। यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का क्रिस्टल लिया गया है। इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। Cl माइनस
Na प्लस, फिर इसके बाद Cl माइनस Na प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, इसके बाद Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। इस प्रकार से जो है इसमें Na प्लस और Cl माइनस जो है वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसमें हम लोग किसी प्रकार की अशुद्धि मिला दें या फिर ध्यान दीजिए जैसे कि इसमें हम लोग मिला देते हैं SrCl2, इसकी सूक्ष्म मात्रा जो है इस NaCl में हम लोग मिला देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो आपका ये Sr दिया गया है ये होता है आपका Sr2 प्लस, और जो Cl दिया गया वो होता है Cl माइनस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 प्लस दिए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर Cl के 2 भाग लिए गए हैं, क्योंकि Cl पर 1 माइनस होता है, जब 2 लेंगे तब यहाँ पर ये दोनों बैलेंस हो पाएंगे। तो यहाँ पर Sr पर 2 प्लस होता है और Cl पर 1 माइनस होता है। तो जब इसमें हम लोग यहाँ पर NaCl में SrCl2 मिलाते हैं तो इसमें से कुछ Na प्लस का स्थान जो है ये Sr2 प्लस लेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें होगा क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें से Na प्लस, मान लीजिए यहाँ से ये निकल गया Na प्लस, यहाँ से ये Na प्लस निकल गया, तो इसमें ध्यान दीजिए जब यहाँ से Na प्लस निकल गया तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा आपका Sr2 प्लस। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये Sr2 प्लस आए ये एक जगह पर तो आ जाएगा, लेकिन एक स्थान ध्यान दीजिए अभी भी यहाँ पर खाली होता है। तो इससे यहाँ पर जो दोष उत्पन्न होता है इससे ही हम लोग बोलते हैं अशुद्धि दोष। याद रखिएगा इसे क्या बोला जाता है, अशुद्धि दोष। तो यहाँ पर ये NaCl है, इसमें जब हम लोग SrCl2 मिलाते हैं तो मिलाने पर जो Sr2 प्लस होता है ये आयन Na प्लस का स्थान ले लेता है। इससे यहाँ पर जो ये रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, इन्हीं रिक्तियों को जो हम लोग क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष। तो अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि NaCl में SrCl2 की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर कुछ Sr2 प्लस आयन Na प्लस का स्थान ले लेते हैं, जैसा कि अभी आपको यहाँ पर बताया गया। यहाँ से Na प्लस जो है निकल गया, उसकी जगह पर क्या आ गया है Sr2 प्लस। तो वही यहाँ पर बताया गया कि कुछ Sr2 प्लस जो है ये Na प्लस आयन का स्थान ले लेते हैं। और आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः उत्पन्न रिक्तियों की संख्या SrCl2 की मात्रा के बराबर होती है। तो इस प्रकार जो है क्रिस्टल दोष से संबंधित टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।